हाथरस में कल हादसा हुआ या कांड, ये साजिश थी या हादसा? दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल जब देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे, अपना वक्तव्य दे रहे थे, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक घटना घटी जिसमें 100 लोगों से ऊपर जान गई। आज जो निकल करके आया है उसमें 116 लोग मरे और लगभग 3 दर्जन लोग घायल अस्पताल में पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहे थे लोकसभा में, उस पर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। लेकिन कायदे से उस वक्त संसद को ठप कर दिया जाना चाहिए था और सारे सदन का ध्यान हाथरस में होना चाहिए था। ये घटना छोटी नहीं थी, घटना बड़ी थी और ये घटना प्रशासन के अकर्मण्यता से हुई। ये घटना शासन की अनदेखी से हुई। शासन ने हाथरस में जो ये प्रवचन चल रहा था, जो ये मौत का तांडव हुआ, इसमें प्रशासन का कहना है कि 70 से 80 हजार लोगों के लिए अनुमति ली गई थी और कल तक यह संख्या 1.25 लाख बताई जा रही थी। आज इसी प्रशासन ने मान लिया है कि वहां 2.5 लाख से ज्यादा भक्त मौजूद थे। अब यह घटना घटी, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में दुख व्यक्त किया। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3 साढ़े 3 बजे के अंदर
ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार को समझना चाहिए लोगों के साथ? देखिए, ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। और कहा, हाथरस की घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दें। घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। क्या इतने से ही काम चल जाएगा कि हाथरस में घटना घट गई? लोकसभा में प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई हादसा हो जाता है, जब कोई घटना घट जाती है, जब मौत का तांडव समाप्त हो जाता है, तब प्रशासन चेतता है और लकीर पीटता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथरस पहुंच गए हैं, घायलों से मिल रहे हैं, घटनास्थल पे गए हुए हैं। ये सब होगा। क्यों? अगर ये सब नहीं होगा तो शासन और प्रशासन की नाकामियों पे पर्दा कैसे पड़ेगा? अगर इतने बड़े आयोजन की अनुमति प्रशासन ने दी थी तो प्रशासन की तरफ से वहां व्यवस्था क्या की गई थी, या आयोजकों ने कौन सी व्यवस्था की थी? प्रशासन ने इस बात को क्यों नहीं देखा? मेरा कहना यह है कि सूरजवाल और भोले बाबा के निर्देशन में
जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया तो उसके पहले जो व्यवस्था थी उसे प्रशासन को देखना चाहिए था, वह विचार करना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट के अंदर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई होगी। भीड़ तो धीरे धीरे आ रही थी, और अगर धीरे धीरे आ रही थी भीड़, तो जब भीड़ बढ़ी तो शासन प्रशासन ने इस भीड़ को क्यों नहीं रोका? इसलिए कि वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। घटना स्थल पर, प्रवचन स्थल पर कोई प्रवेश द्वार नहीं था, कोई निकास द्वार नहीं था। जिसको जिधर से मन हो रहा था उधर से आ रहा था। सैकड़ों बीघे में यह कार्यक्रम फैला हुआ था, और अगर इतने बड़े आयोजन की जरूरत थी तो कम से कम जो स्थान था वो इससे बड़ा होना चाहिए था। और इस छोटे से स्थान में 2.5 लाख लोगों को आने की अनुमति कैसे दे दी गई? और अगर लिखित में अनुमति नहीं दी गई तो प्रशासन क्या कर रहा था? जब वहां भीड़ इकट्ठा हो रही थी, वहां का थाना क्या कर रहा था? वहां की कोतवाली क्या कर रही थी? भीड़ कैसे बढ़ गई? और तो और इस आयोजन में जो घटना घटी, जो हादसा हुआ, मुख्यमंत्री ने भी साफ साफ कह दिया है कि ये साजिश है या हादसा, और अगर साजिश होगा तो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, और अगर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे तो जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में केवल कार्यकर्ता हैं, आयोजनकर्ता हैं, उसमें जो मुख्य अभियुक्त है बाबा वो नहीं है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा फरार है। घटना के बाद से उसका पता नहीं लग रहा कहां है। दोस्तों, हम यह कहना चाहते हैं कि अगर भीड़ वहां इकट्ठा ही हो गई थी, संख्या से ज्यादा, अनुमान से ज्यादा वहां इकट्ठा हो गई थी, तो बाबा को वहां से पहले निकलने की क्या जरूरत थी? बाबा आयोजन स्थल पे मौजूद रहते, पहले भीड़ को हटाया जाना चाहिए था। धीरे धीरे वहां से भीड़ छट जाती तो बाबा वहां से निकलते। और हुआ क्या कि बाबा भीड़ को छेड़कर, भीड़ को छोड़कर पहले निकलने लगे, और जब बाबा आगे आगे जाने लगे तो उनका रज धूल लेने के लिए भीड़ दौड़ पड़ी, और जब भीड़ दौड़ पड़ी तो हादसा तो होना था। और जिस जगह पे हादसा हुआ वहां पानी था, वहां गड्ढा था, वहां महिलाएं थी, बच्चे थे। एक के ऊपर एक लोग लदने लगे, भागने लगे, और जब भगदड़ मची तो जो कमजोर महिलाएं थी, जो कमजोर बच्चे थे, जो कमजोर लोग थे, वो गिर गए, और जब गिर गए तो भीड़ उनके ऊपर सर पैर रख करके भागने लगी, और ये हादसा हो गया। अनुमति से ज्यादा भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? एक और बात है कि गर्मी और उमस से वहां पूरी भीड़ व्याकुल थी। ना तो वहां पंखे की व्यवस्था थी, ना तो वहां कूलर की व्यवस्था थी, और अगर जो पंखे कूलर लगे थे वो नाकाफी थे, बहुत कम थे। वैसे ही आप अकेले अगर रास्ते में जाएं, मैदान में जाएं, तो भीषण गर्मी है, भीषण उमस है। और जब 2.5 लाख लोग वहां इकट्ठा हो गए तो उमस का अंदाजा लगा सकते हैं आप, गर्मी का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो जब इतने लोगों को वहां इकट्ठा किया गया था तो गर्मी से निजात दिलाने के लिए समुचित पंखा और कूलर क्यों नहीं लगाया गया? बाबा जहां मौजूद था वहां तो एसी लगा हुआ था, बाबा को कोई गर्मी नहीं लग रही थी। तो बाबा को यह चाहिए था कि पहले भीड़ चली जाती, क्योंकि बाबा को मालूम था कि जब वो आगे आगे चलेंगे तो पीछे उनके भीड़ भागेगी। जो भक्त थे वो तो बाबा को अलौकिक मानते हैं। उनकी श्रद्धा यह है कि बाबा के चरणों की धूल मिल जाएगी तो उनका जीवन तर जाएगा। वो जीवन नहीं तरा, काल के गाल में समा गए। अभी भी शासन प्रशासन को चेत जाना चाहिए कि ऐसे आयोजनों को, ऐसे धार्मिक आयोजनों को अनुमति नहीं देना चाहिए, और अगर दिया जाए तो आयोजनकर्ता कितनी व्यवस्था कर लिए हैं,
शासन की उस व्यवस्था में क्या भागीदारी सुनिश्चित है, इसको तय कर लेना चाहिए। और अगर इस तरह शासन प्रशासन नहीं चेता तो आने वाले समय में और बड़े बड़े हादसे होंगे। बागेश्वर बाबा 4 तारीख को कार्यक्रम करने वाले थे आगरा में। उन्होंने अपने सारे भक्तों से कह दिया कि जो घटना हाथरस में घटी है उससे मैं सीख ले रहा हूं। वो उतनी बड़ी जगह नहीं है जितने लोग वहां पहुंचेंगे। उन्होंने कार्यक्रम ही स्थगित कर दिया और कहा कि जब इसके बाद हम कोई आयोजन करेंगे तो आप सभी लोगों को बुलाएंगे और समुचित व्यवस्था करेंगे। कीजिए, आप सबकी जय हो। बताते हुए हमें प्रसन्नता है, जुलाई का महीना है और आज 2 जुलाई मंगलवार है, कल 3 जुलाई है, परसों हमारे जीवन की आयु के 1 वर्ष और कम हो जाएंगे 4 जुलाई को। बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं बहुत व्यापक तरीके से, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 2 तारीख से ही 1 तारीख से ही जन समुदाय बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप पादुका पूजन भी करोगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी करोगे। मतलब वीडियो का सार यह है बताने का कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल टिबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। इसलिए आप लोग वो वीडियो पर यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के फोटो वीडियो देख लेना। तो हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्गों को परेशानी ना होवे, कष्ट ना हो जावे, कोई बीमार ना पड़ जावे, किसी का पेट खराब ना हो जावे, धक्का मुक्की ना लग जावे और आप सुरक्षित भी रहो, ठहठहाते रहो, मुस्कुराते रहो और कोई पीड़ा ना होवे और उत्सव भी निपट जावे। तो आप गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर लो, हम इंतजार करेंगे योजनाबद्ध तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम की। और 4 जुलाई को अब ऐसा तुम मोबाइल पे ही विश कर दो। जय सिया राम। एक बात दोस्तों आपको याद दिला दें, थोड़ा पीछे चलिए। जय गुरुदेव बाबा का कार्यक्रम होता था, लखनऊ में हुआ, देश के तमाम कोनों में हुआ, लेकिन एक भी वहां प्रशासन का आदमी नहीं बुलाया जाता था। लेकिन जय गुरुदेव के जो सेवादार थे, जो व्यवस्थापक थे, जो व्यवस्था करते थे, इतनी कामयाब व्यवस्था होती थी कि इस तरह की घटना होने की संभावना ही नहीं होती थी। तो जो व्यवस्था बाबा जय गुरुदेव करते थे उस तरह की व्यवस्था शासन प्रशासन उससे सीख लेकर क्यों नहीं करता, आयोजक क्यों नहीं करते? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मुख्य आयोजनकर्ता फरार है। बाबा जहां वहां से निकल के गए हैं वो पूरा क्षेत्र पुलिस ने घेर लिया है, लेकिन चूंकि उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है, इसलिए बाबा आराम से अंदर बैठा हुआ है। और तो और 24 घंटे बीत गए हैं, जिला प्रशासन, वहां के एसडीएम, वहां के पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, थाने के खिलाफ अभी तक शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और बाबा को इसलिए नहीं पकड़ना चाहते हैं, सीधी सी बात है, अभी चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, 10 सीटों पे होने हैं। तो बाबा के समर्थकों की संख्या बहुत है, 2.5 लाख कम नहीं होती है। तो डर है कि कहीं वोट पे फर्क न पड़ जाए। समाजवादी सांसद, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने कहा है कि सारा का सारा कांड प्रशासन की अनदेखी के कारण हुआ है। दोस्तों, मुख्य आरोपियों में बाबा का नाम क्यों नहीं है? जिला प्रशासन, एसडीएम, उपाधीक्षक, पुलिस संबंधित थाने पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो क्या लीपापोती चल रही है? बाबा को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा? बाबा को तो पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और अगर नहीं गिरफ्तार किया गया अभी तो इसका मतलब लीपापोती हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह सुबह वहां पहुंच गए, घायलों से मिल लिए, मृतकों को संवेदना व्यक्त कर दी। क्या इससे काफी है? क्या ये काफी है? इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना, और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए दिया, यानी 4 लाख रुपए दिया एक मृतक को, और घायलों को केंद्र और राज्य सरकार 50-50 हजार दे रही है। क्या यह काफी है? जिसके घर से कोई भाई, कोई कमाने वाला अगर काल के गाल में समा गया है तो ये 4 लाख से उसकी परिवार की जीवन यापन हो जाएगा, उसकी जिंदगी चल जाएगी। कम से कम जो मृतक हैं उनके घर में, उनके घर से एक एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए, ताकि जो परिवार के मालिक मारे गए हैं, कमाने वाले मारे गए हैं, उस परिवार को तब राहत मिलेगी। ये 2 लाख 4 लाख देने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, द संकेत लाइव आप लोगों का आह्वान करता है
कि ऐसे आयोजन में, ऐसे धार्मिक आयोजन में कतई न जाएं जहां कोई व्यवस्था न हो, जहां जाने से जान का खतरा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। ये बाबा पहले पुलिस में था, एलआईयू में था, सिपाही था, वहां उसे वो नौकरी रास नहीं आई। उसे जनता की भावना को समझा और इस्तीफा देकर के बाबागिरी करने लगा। और बाबागिरी का आलम ये पहले भी इसके ऊपर कई आरोप हैं, बलात्कार के आरोप हैं, तमाम आरोप हैं। और बाबा की अगर शकल सूरत देखें तो न चोला है, न भगवा रंग है, पूरी तरीके टाई पैंट शर्ट में चलता है। वो भक्ति से अलौकिक मानते हैं। तो श्रद्धा है और ये घटना श्रद्धा का परिणाम है। तो दोस्तों, अब देखना है कि शासन प्रशासन आगे क्या करता है, जिला प्रशासन पे क्या कार्रवाई करता है। क्या जो परिवार के लोग मारे गए हैं, क्या उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी? क्या उनके जीवन यापन के बारे में सोचा जाएगा? सरकार कितनी जिम्मेदारी से इस पर विचार करती है, ये आगे दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, इस घटना में जो खास बात है, घटना तो घट गई, लेकिन अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि जिले में समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं थी, मौके पे तत्काल एम्बुलेंस नहीं पहुंचे, और अगर एम्बुलेंस पहुंचे होते तो काफी लोगों को बचाया जा सकता है। इस घटना पे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अभी तक कोई दुख नहीं व्यक्त किया है। ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या उन्होंने व्यवस्था पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया है और ना अभी तक घटनास्थल पर पहुंचे हैं। लाशें ट्राली में भर के भेजी गई हैं, बसों की छत पे रख के भेजी गई हैं, अस्पताल घायल ट्राली से पहुंचाए गए हैं। कितनी शर्मनाक बात है। हर जिले में ऐसी घटना न घटे या घट जाए तो उसके लिए हर जिले में कम से कम 50 एम्बुलेंस रिजर्व में खड़ी होनी चाहिए। ये व्यवस्था सरकार के पास नहीं है और यही कारण है कि घायलों को समय रहते समुचित उपचार नहीं मिला, पीएससी नहीं पहुंचाया गया, अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, जिससे उन्होंने अस्पताल में भी दम तोड़ा, रास्ते में भी दम तोड़ा और घटनास्थल पे भी दम तोड़ा। तो दोस्तों, ऐसी घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को चेतना चाहिए। लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। तत्काल ऐसी घटना आगे न घटे, हर जिले में कम से कम 50 एम्बुलेंस होनी चाहिए कि घटना घटने के 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंचाई जा सके। आज व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, आगे व्यवस्था बनाइए, लकीर मत पीटिए, इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाइए। और ये कदम कौन उठाएगा? शासन प्रशासन उठाएगा, सरकार उठाएगी, और सरकार को उठाना भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।